जय हिंद साथियों, मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल गोल्डन फ्यूचर क्लासेस पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारी सभी क्लासों को नियमित रूप से ले रहे होंगे। इसी क्रम में हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी की अगली क्लास, हिंदी वर्णमाला पर बात करेंगे। आपका ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो समय चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय में आपको पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी हैं और जो बच्चे नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, जो लगनपूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंचने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप भी इसी क्रम में लगे रहते हैं, अगर आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। जो भी बच्चे एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल जैसे अन्य हिंदी मीडियम एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो आ जाएं और तैयार रहें। इस वीडियो को देखें। हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला पर। हिंदी वर्णमाला में इससे पहले वाले अगर टॉपिक की बात करें, पहले वाले वीडियो में, जिन्होंने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो पहले का वीडियो जा कर के देख लें, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी, बात चल रही थी स्वर की। स्वर क्या होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों के वर्गीकरण पर बात चल रहे थे। स्वरों की संख्या मुख्य रूप से 11 होती है, देख चुके हैं, बात कर चुके हैं स्वरों के वर्गीकरण पे, जिस पे पहला प्रकार हमने बात किया था उच्चारण। उच्चारण काल में उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेद की बात की थी। किसकी बात की? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेद। हमने दो तरीके देखे थे मुख्य रूप से। एक हमारा लघु स्वर होता है और एक हमारा दीर्घ स्वर होता है। लघु स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में इनको हम ह्रस्व स्वर के भी नाम से जानते हैं, इनको ह्रस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं, और इसको लघु का हमने विलोम देखा था कि दीर्घ होता है और ह्रस्व का विलोम क्या होता है? गुरु होता है। इस पे हम बात कर चुके थे। इनकी जो संख्या देखी थी, मूल स्वर होते हैं, इनको मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? एक हमारा आ आता है, एक ई आता है, एक ऊ आता है और एक री आता है। ये इसके बाद में अगर हम दीर्घ या गुरु स्वर की बात करें तो इनकी संख्या हमने कितनी देखी थी? 7 देखी थी। कौन कौन सी? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, और इसके बाद में ए और ए और ओ और औ, इनकी बात करी थी। आपको जानकारी के लिए एक और बात बता दें, अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि संधि स्वरों की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछा जाता है संधि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 7 है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 आती है। कौन कौन सी? आपका एक आता है ए, और एक आता है ए, एक आता है ओ और एक आता है औ। ये हमारे किस नाम से जाने जाते हैं? ये जो जाने जाते हैं वो संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? संयुक्त स्वर के नाम से। इन्हें ये भी संधि स्वर में आते हैं। ये जो आपके हैं ये सजातीय स्वर संधि के उदाहरण हैं। ये सजातीय स्वर संधि के उदाहरण हैं। सजातीय स्वर संधि, सजातीय स्वर संधि के उदाहरण हैं। ये आपके विजातीय स्वर संधि के उदाहरण हैं। ये आपके संधि स्वर हैं लेकिन सजातीय संधि स्वर हैं, और ये आपके विजातीय संधि स्वर हैं। अब इसके बाद में अगले टॉपिक पे बात करें, एक हमने और टॉपिक पे बात की थी जिसमें हमने बात की थी दूसरे नंबर पे मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर या ओष्ठ की बनावट के आधार पर
या फिर ओष्ठ की बनावट के आधार पर स्वर के कितने भेद थे? मुखाकृति के आधार पर या ओष्ठ की बनावट के आधार पर हमने देखे थे कि स्वर के 2 भेद थे। मुखाकृत या ओष्ठ की बनावट के आधार पर हमने देखे थे स्वर के 2 भेद थे। एक आपके थे वृत्तमुखी, एक थे आपके वृत्तमुखी और एक थे अवृत्तमुखी। एक तो आपके वृत्तमुखी थे और एक आपके अवृत्तमुखी थे। एक आपके वृत्तमुखी थे और एक आपके कौन से थे? अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी कौन से होते हैं? वृत्तमुखी स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुंह गोल हो जाते हैं और अवृत्तमुखी वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह गोल नहीं होते हैं। आपको जानकारी होगी वृत्तमुखी में हमारे कौन कौन से स्वर आते हैं। वृत्तमुखी में हमारे कौन कौन स्वर आते हैं? एक तो हमारा ऊ आता है और एक हमारा दीर्घ ऊ आता है। वृत्तमुखी ऊ, जब आप ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ गोल हो जाते हैं। इसके बाद में वृत्तमुखी में एक हमारा लघु ऊ था, एक हमारा दीर्घ ऊ था और इसके अलावा और कौन से वृत्तमुखी में थे? और एक हमारा आता है ओ और एक आता है औ। ये 4 हमारे वृत्तमुखी थे और 7 हमारे कैसे होते हैं? 7 अवृत्तमुखी होते हैं। अवृत्तमुखी 7 कौन कौन से होते हैं? जिनमें हमारा लघु आता है, दीर्घ आ आता है, इसके बाद में लघु ई आती है, इसके बाद में दीर्घ ई आती है और आपका री आता है और कौन सा वर्ड आता है? इसके बाद में हमारा ए आता है और हमारा वर्ड ए आता है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है। लेकिन मैंने बात की थी एक जिसे हम विदेशी स्वर के नाम से जानते हैं, जिसे आगत स्वर के नाम से जानते हैं। अगर ये पूछा जाए ये ओष्ठ की बनावट के आधार पर किस में रखा जाता है तो ये वृत्तमुखी में। ये वृत्तमुखी में है, लेकिन वृत्तमुखी वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या 4 ही है। एग्जाम में अगर पूछा जाए वृत्तमुखी वर्णों की संख्या कितनी है, वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। वृत्तमुखी स्वरों की संख्या 4 है। ये भी वृत्तमुखी के अंतर्गत रखा जाता है, किंतु ये विदेशी स्वर है इसीलिए इसकी गणना 11 स्वरों में नहीं की जाती है। आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। और हमने इसके अलावा जाना था, इसके अलावा और क्या जाना था, इस पर अभी बात करते हैं हम। देखिए, और हमने जो तीसरा प्रकार जाना था वो जाना था जीव की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। जीव की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद हमने 3 जाने थे। एक हमारा अग्रस्वर आता है, एक अग्रस्वर आता है, एक हमारा पश्च स्वर आता है, एक हमारा अग्रस्वर आता है, एक हमारा मध्य स्वर आता है और मध्य स्वर के अलावा तीसरा हमारा कौन सा आता है? तीसरा जो हमारा आता है पश्च स्वर। याद रखने की मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन सा तरीका बताया था। आपको याद एक रख लेना है, मध्य में कौन सा आता है? आ। मध्य में कौन सा आता है? आ। अब इसके अलावा मध्य में एक आता है आ और अग्र में कौन से आएंगे और पश्चिम में कौन से आएंगे, आपको याद रखना है। हमें मालूम है अग्र हमारा 1 नंबर पे, मध्य हमारा 2 नंबर पे, पश्चिम हमारा कितने नंबर पे? 3। हिंदी वर्णमाला में ऐसे जितने स्वर हैं जिनमें ये 3 जैसी आकृति बनती है, जिनका निर्माण 3 बनकर के हुआ है, वो सभी पश्चिम में यानी 3 नंबर पे जाएंगे। देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। एक तो आपका आ आता है, एक आपका दीर्घ आता है, इसके बाद में ऊ आता है, इसके बाद में दीर्घ ऊ आता है और इसके बाद में आपका ओ आता है, ओ के बाद में फिर आपका औ आता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं। और अग्रस्वर में हमारे कौन आते हैं? अग्रस्वर में हमारी ई आती है, इसके बाद में दीर्घ ई आती है, आपका ए आता है और आपका ए आता है। ये हमारे अग्रस्वर में 4 और 1 5 और इसके अलावा 3 और 3 6 5 हमारे कितने स्वर हो गए? टोटल हो गए 11। फिर बात आती है विदेशी स्वर को हम किस में रखेंगे? विदेशी स्वर की भी जानकारी हम कर चुके थे। विदेशी स्वर को भी हम इसी में रखते हैं, विदेशी स्वर भी हमारा इसी में आता है। लेकिन इनकी संख्या कितनी है? संख्या 6 है। विदेशी स्वर को रख लेने पर 7 हो जाती है। लेकिन अगर कभी एग्जाम पूछता है कि पश्च स्वर कितने होते हैं तो पश्च स्वर केवल और केवल 6 होते हैं। ये क्यों नहीं गिना जाता है? क्योंकि ये विदेशी स्वर है, इसकी गणना हम अपने 11 वर्णों में नहीं करते हैं। अब आइए बात करते हैं अगले टॉपिक के आधार, अगले टॉपिक पर। और इस टॉपिक को अब हम डिटेल के साथ जानते हैं, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारी चीज़ें रिपीट की हुई थी, अभी तक उन चीज़ों को पढ़ चुके थे। देखिए
चौथा जो प्रकार हमारा आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कितना है आपको बता दें, बहुत से विद्यार्थी इसमें बहुत परेशान रहते हैं। परेशान इतना रहते हैं कि समझ में नहीं आता है कि कौन सा किस में रखा जाएगा। प्रश्न का प्रकार है जो वो है मुख्य विवर के आधार पर। किसके आधार पर? मुख्य विवर के आधार पर। मुख्य विवर के आधार पर। मुख्य विवर के आधार पर, या कभी कभी इसको पूछ लेता है तालु की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। देखिएगा, तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। तालु, अगर आप तालु से परिचित नहीं हैं तो आपको पता है ये हमारे दांत होते हैं, ये हमारे दांत होते हैं, ये हमारी जीभा होती है, और दांत के ऊपर भाग जो होता है वो मसूड़ा होता है, और मसूड़ा कब ख़त्म हो जाए हमें पता ही नहीं चलता है। इसके बाद से लेकर के ये हमारा नासिका छिद्र होता है, ये हमारा नासिका छिद्र होता है, और इसके नीचे हमारी काकल्य होती है। क्या होती है? काकल्य, जिन्हें हम वाक यंत्र भी बोलते हैं, जिन्हें हम स्वरतंत्रियों के नाम से जानते हैं। ये जो हमारा भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम तालु बोलते हैं। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। देखिएगा, बात आती है मुख्य विवर के आधार पर या तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, तो हमारा आंसर आता है कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। कौन कौन से स्वर के भेद 4 हैं? एक तो हमारा आता है, एक हमारा आता है समृत। कौन सा आता है? एक आता है हमारा समृत। दूसरा आता है हमारा अर्ध समृत। एक हमारा समृत आता है, एक हमारा अर्ध समृत आता है, एक हमारा समृत आता है, एक अर्ध समृत आता है, और जो तीसरा आता है वो हमारा विव्रत आता है। विव्रत जो तीसरा है वो हमारा विव्रत आता है, और जो चौथा प्रकार है हमारा वो कौन सा आता है? वो हमारा अर्ध विव्रत आता है। कौन सा आता है? अर्ध विव्रत आता है। समृत, जिसको अंग्रेजी में हम फुल क्लोज के नाम से जानते हैं। इनके उच्चारण में मुंह हमारा पूरा बंद रहता है। जिनके उच्चारण में मुंह हमारा पूरा बंद रहता है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको हम समृत के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? समृत के नाम से। फिर बात आती है अगला, अर्ध समृत क्या होता है? जिनके उच्चारण में मुंह हमारा आधा बंद रहता है। इसको हम हाफ क्लोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसको हम हाफ क्लोज के, इसमें हमारा मुंह जो है वो आधा बंद रहता है। इसके बाद में आता है विव्रत। विव्रत का मतलब होता है ओपन। आपने सुना होगा विवर आप हो सकता है विवर वर्ड से अच्छे से परिचित ना हो। हमारे घरों में महिलाएं आदि होती हैं, वो एक शब्द प्रयोग करती हैं, कोई चीज़ बताती हैं कि ब्योर गया है। ब्योर गया मतलब फैल गया है। फैलने की स्थिति जो होती है उसको ब्योर जाना कहते हैं, जिसको शुद्ध हिंदी में हम विवर शब्द यूज करते हैं। क्या शब्द यूज करते हैं? विवर। तो विव्रत हमारा क्या होता है? विव्रत जो हमारा आता है इसको कहते हैं फुल ओपन। क्या कहते हैं? इसको हम अंग्रेजी में फुल ओपन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगला हमारा आता है अर्धविव्रत। अर्धविव्रत को जो हम जानते हैं वो क्या है? वो हमारा हाफ ओपन आता है। क्या आता है? हाफ ओपन। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। देखो, इसमें भी आपको एक वर्ड याद रखना है, और एक वर्ड अगर आपने याद रख लिया तो आप इन सभी को अच्छे से कंफर्म कर पाएंगे कि कौन सा किस में आएगा। और एक वर्ड क्या? एक वर्ड ऐसा जो हमारा फुल ओपन माउथ है। कैसा है? फुल ओपन माउथ, जिसके उच्चारण में हमारा मुंह पूरा फैल जाता है। जिसके उच्चारण में हमारा मुंह पूरा फैल जाता है उसको हम फुल ओपन बोलते हैं, जिसमें माउथ हमारा फुल ओपन होता है। कौन सा है? कौन सा वर्ड है? वो वर्ड एक है हमारा दीर्घ आ। कौन सा है? दीर्घ आ। विव्रत में हमारा फुल ओपन में कौन सा आता है? दीर्घ आ। पीछे आप जानकारी कर चुके हैं, जो हमारा दीर्घ आ है वो निर्मित हुआ है। जो हमारा दीर्घ आ है वो निर्मित हुआ है किससे? लघु आ प्लस लघु आ। लघु आ और लघु आ से मिलकर के निर्मित हुआ है हमारा दीर्घ आ।
दीर्घ आ। ये एक पूरा वर्ड है, ये एक पूरा वर्ड है। और आपको मालूम होगा कोई भी चीज़ पूरी होती है उसको हम क्या बताते हैं, उसको हम एक बताते हैं। मैथमेटिक्स में हम बताते हैं, जैसे कि हम कोई एक काम करते हैं, पूरा काम करते हैं, तो पूरे काम को हम क्या कहते हैं, हमने एक काम किया गया। अब ये हमारा एक हो गया। अब एक निर्मित हुआ है दो समान वर्णों से। एक निर्मित हुआ है किससे, दो समान वर्णों से। अगर ये दो समान वर्णों से निर्मित हुआ है तो दो समान वर्ण कौन से हो सकते हैं, दो समान वर्ण हमारे लघु आ और लघु आ है। इसका मतलब अगर दो समान है तो इन दोनों को बराबर बराबर मात्रा दी जानी चाहिए। और एक को अगर आप दो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ हाफ मिलेगा, 1/2 मिलेगा, जिसको हम हाफ कह सकते हैं। तो यदि ये हमारा फुल ओपन है, ये अगर हमारा फुल ओपन में आता है, विवृत में आता है, तो ये किस में चला जाएगा, ये लघु आ हमारा चला जाएगा किसमें, लघु आ चला जाएगा हमारा अर्ध विवृत में। बताओ मजा आया, अर्ध विवृत। दो वर्ड आपको ऐसे चुटकियों में याद हो गए, आप भूल ही नहीं सकते। फुल ओपन, फुल ओपन माउथ का मतलब है जिसके उच्चारण में हमारा मुंह पूर्ण रूप से खुलता है। हाफ ओपन का मतलब है जिसके उच्चारण में हमारा मुंह पूर्ण रूप से नहीं खुलता है। ये अगर पूरा है तो इसमें आधा खुलेगा, क्योंकि इन दोनों के योग से ही तो इसका निर्माण हुआ है। चलो ये बात तो समझ में आ गई। यदि ये बात समझ में आ गई है तो आगे की बातें भी समझ में आ जाएंगी, आगे की बातें भी समझ में आएंगी। एक और आपको बात याद रखनी है, यदि आप मेरी छोटी सी बात और मान लेते हैं तो फिर आपको 100% याद हो जाएगा, दिक्कत समस्या मुसीबत नहीं रह जाएगी टॉपिक में। समृत में कौन आएगा, देखिए अगर हम समृत की बात करें तो समृत में हमारा एक तो समृत केवल आपको याद रखना है, केवल और केवल समृत याद रखना। कौन कौन आएगा इसमें, हमारा एक तो ई आता है, इसके बाद में हमारा दीर्घ ई आता है, इसके बाद में हमारा लघु उ आता है, और इसके बाद में हमारा दीर्घ उ आता है। समृत में हमारे वर्णों की संख्या 4। कौन कौन से, एक तो लघु ई, फिर दीर्घ ई, फिर लघु उ, फिर दीर्घ उ। बताओ 4 याद हो गए, बोले सर याद हो गए। अगर ये 4 याद हो गए, आगे का मुझ पर छोड़ दीजिएगा। देखिए विवृत याद हो गया जिसको फुल ओपन कहते हैं, अर्ध विवृत याद हो गया जिसको हाफ ओपन कहते हैं, फुल क्लोज याद हो गया जिनके उच्चारण में मुंह हमारा खुलता तो है, ना के बराबर एकदम क्लोज रहता है, ना के बराबर। ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ। अब बात करते हैं अर्ध समृत में कौन आएगा। वर्ड बचे कौन कौन से, 2 2 4 2 6 वर्ड बचे कितने, वर्ड बचे 5, वर्ड बचे 5। अब 5 वर्डों में से एक तो ऋण अभी माइनस कर दीजिए आप, ऋण माइनस कर दिए, वर्ड कितने बचे, वर्ड बचे 4, वर्ड बचे 4। अब दोनों कहाँ जाएंगे, अर्ध समृत अर्ध विवृत में। 4 व्यक्तियों को 2-2 में बांट दो, 4 व्यक्तियों में 2-2 में, 4 व्यक्तियों को क्या कर दो, 2-2 में बांट दो, नहीं तो ये अर्ध असमृत अर्ध विवृत नाराज हो जाएंगे अगर आप इनको 2-2 नहीं देंगे। व्यक्ति 4 बचे हैं, 4 व्यक्तियों को आप 2-2 में डिवाइड कर दें। देखें अर्ध समृत में हमने एक वर्ड रख दिया ए, अगर ए को इसमें रखा है तो भाई इसमें रख दो ए को, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। नाराज ना होने पाए इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम रख देंगे ओ को। अगर इसमें रख दिया ओ को तो आप इसमें रख दें औ को। लीजिए हो गया, हो गया। समृत अर्ध विवृत, समृत अर्ध समृत विवृत और अर्ध विवृत। बताओ याद हो गए। अभी बचे हुए हम वर्णों की बात करते हैं, अभी आपको परेशान नहीं होना है, अभी आपको परेशान नहीं होना। एक वर्ड बचा है जिसकी ऋण की बात कर लेंगे। बताओ पहले इतने याद हुए कि नहीं भाई। देखो अर्ध समृत हम पहले विवृत में बड़ा आ, अर्ध विवृत में छोटा आ। समृत में हमने 4 वर्ड रख दिए, ई उ उ। बचे कितने, 4। अर्ध समृत में ए, अर्ध विवृत में ए, अर्ध समृत में ओ और अर्ध विवृत में औ। अब बात आती है कि आप ऋण को कहाँ रखेंगे। लगाओ
अपना दिमाग, बताओ आप ऋण को कहाँ रखोगे। आप बहुत अच्छा सा ज्ञान रखते हैं, आपको बहुत अच्छा सा अनुभव है, आप बताओ आप ऋण को कहाँ रखेंगे, बताओ। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप बताएं, कमेंट करके बताएं आपको कहाँ रखेंगे ऋण को, विचार करो। सोच लिया गया होगा, ऋण का आपने उच्चारण करके देख लिया गया होगा, ऋण का उच्चारण करके देख लिया होगा कि कहाँ रखा जाएगा। री जितना ई, क्योंकि हमें मालूम है री मिलकर के बना है, किससे, री मिलकर के बना है। री को अर्धस्वर के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, अर्धस्वर के नाम से, क्योंकि दो वर्णों के योग से बना है। किसके किसके, रा प्लस ई। अरे है ना इसमें ई, बताओ ई वाले को कहाँ रखते हैं हम, ई वाले को हम समृत में रखे हैं, तो री भी कहाँ जाएगा, समृत में। लो हो गया। लेकिन अगर समृत वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 4 है मुख्य रूप से, इसमें री की गणना नहीं की जाती है। वर्णों की संख्या 4 है, लेकिन री को किस में रखते हैं, री को समृत में रखते हैं। एक और वर्ण आता है जिसको हम आगत स्वर के नाम से जानते हैं, विदेशी स्वर के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं इसका अपना भाई, इसका अपना भाई है, इसका अपना भाई है, ये इसका अपना भाई है, विदेशी है। आपको मालूम है ये फुल ओपन माउथ है, ये फुल ओपन माउथ है, ये भी फुल ओपन माउथ की तरह है, लेकिन फुल ओपन माउथ नहीं है। कैसा नहीं है, फुल ओपन माउथ नहीं है, मतलब अगर ये विवृत है तो ये अर्ध विवृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ध विवृत। इसको हम किस में रखते हैं, इसको हम अर्ध विवृत में रखते हैं। किस में रखते हैं, अर्ध विवृत में रखते हैं। लो कहानी समाप्त हो गई, मजा ही आ गया। अरे नदी नाले बह गए, इतना मजा आ गया इस टॉपिक में, एक एक पॉइंट हमारा आसानी से क्लियर हो गया। देखिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक हमारा क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अगला हमारा 4 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए हैं, और अब हम चलते हैं अपने 5वें टॉपिक की ओर। और हमारा 5वां टॉपिक है उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर, उच्चारण के। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। 5वां टॉपिक हमारा कहता है उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद देखिएगा। हमें मालूम है स्वरों की संख्या हमारी कितनी है, 11। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। तो 11 स्वरों का आप उच्चारण कहाँ कहाँ से करेंगे भाई। उच्चारण हमारा मुंह के विभिन्न भागों से होता है। कहीं कहीं तो स्वर तंत्रियाँ खुद ही भाग ले लेती हैं, कहीं कहीं तो मुंह का उच्चारण स्थान कंठ होता है, कहीं कहीं तो उच्चारण स्थान तालु होता है, मुंह की ऊपरी छत हिस्सा लेती है उच्चारण में। कभी कभी हमारे जो स्वर हैं उनका उच्चारण ओष्ठ से हो जाता है। तो इन सभी के आधार पर हमें यह देखना है कि स्वरों का उच्चारण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम अपने स्वर की बात करें तो एक स्वर हमारा आता है आ, और इसी का अपना भाई है, इसी का अपना भाई देखने में एक जैसा है, ये छोटा छोटा मिलता है तभी बड़ा बनता है। इसका अपना भाई है तो एक ही जगह रहेंगे। 2 भाई एक ही माँ की कोख से जन्म लेने वाले बच्चे, 2 सगे भाई का मतलब क्या है, एक ही माँ की कोख से जन्म लेने वाले बच्चे। तो इन दोनों की माँ एक है, और इन दोनों की माँ है कौन, इन दोनों की माँ है कंठ। इन दोनों की माँ क्या है, कंठ। मतलब इन दोनों का उच्चारण कहाँ से होता है, इन दोनों का उच्चारण होता है कंठ से। अब अगले की बात करें हैं, ये लघु ई और आपका दीर्घ ई आता है। लघु ई और आपका दीर्घ ई आता है, ये इनका उच्चारण कहाँ से होगा, ई का जब आप उच्चारण करते हैं तो देखना जो हमारा तालु होता है, जो मुंह की ऊपरी छत होती है, इसके पीछे वाले भाग पे बहुत अधिक बल पड़ता है।
ई आप कह करके देखें तो आपको लगेगा कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इनका उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु है। ये दोनों कंठ से, ये दोनों तालु से। अब इसके बाद कौन आता है? इसके बाद सर जी नंबर आता है ऊ और दीर्घ ऊ का। किसका आता है? लघु ऊ और दीर्घ ऊ का। इनका उच्चारण स्थान क्या है? लघु ई, लघु ऊ और दीर्घ ऊ, इनके उच्चारण में ओंठ खुद ही भाग लेते हैं। कह करके देखें, ऊ ऊ ऊ, मुंह के जो ओंठ हैं वो गोल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। इसमें ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से। कहाँ से? ओष्ठ से। ये तो बहुत आसान है, समझने ही टॉपिक को इतना आसान है, बड़ा मज़ा आ जाता है पढ़ के। ये हमारे कंठ से हो गए, ये हमारे तालु से हो गए, ये दोनों ओष्ठ से हो गए। अगला नंबर किसका आता है? आता है भाई ऋढ़ का आता है। किसका आता है? ऋढ़ का आता है। किसका आता है? ऋढ़ का। इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या नाम है? मूर्धा। मुर्दा नहीं, मूर्धा। सही से देखें, पता चला आप मुर्दा बता दें, क्या होता है? मूर्धा होता है। उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? मूर्धा इन वे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमारी जीभ उलट जाती है। क्या होती है? जीभ उलट जाती है और बहुत अधिक रगड़ खाती है। उन वे शब्द, वे वर्ड क्या होते हैं? मूर्धा। इसके बाद में अगला किसका नंबर आता है? अगला नंबर आता है ए का, और किसका आता है? इसी के अपने भाई ए का। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? आप देख सकते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है आ से और ई से। किससे हुआ है? आ और ई जब मिलती है तब जाकर के ए बनता है। अब आप बोलेंगे सर जी ये तो कंठ से उच्चरित है, ये कंठ से उच्चरित है, ये कहाँ से? ये तालु से उच्चरित है। ये कंठ से, ये तालु से, दोनों मिलकर के कहाँ से? दोनों कंठ तालु से। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? कंठ तालु। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? इन दोनों का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। क्या है? कंठ तालु। कंठ और तालु। अगले की बात करते हैं। अगले भी दोनों एक दूसरे के भाई हैं। अगला ओ आता है हमारा और इसके बाद में औ आता है। कौन सा आता है? औ आता है। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? इन दोनों का उच्चारण स्थान फिर से वही बात है, इन दोनों का निर्माण किससे मिलकर के हुआ है? अगर ओ की बात करें, ओ का निर्माण हुआ है आ प्लस ऊ। किससे हुआ है? आ प्लस ऊ से। ओ का निर्माण किससे हुआ है? आ प्लस ऊ से। देखिएगा सर जी, आ प्लस ऊ, आ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान आ का कंठ, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? कंठ और ओष्ठ। दोनों मिलकर के बनाएंगे कंठोष्ठ। क्या बनाएंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंठ और ओष्ठ। क्या लिख सकते हैं? कंठ और ओष्ठ। इसको लिखा जाता है कंठोष्ठ। क्या लिखा जाता है? कंठोष्ठ। इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है कंठ तालव्य। क्या लिखा जाता है? कंठ तालव्य। क्या लिखा जाता है? इनको लिखा जाता है कंठ तालव्य। अगले की बात करते हैं सर जी। इनका तो उच्चारण स्थान हम जान गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। 11 वर्णों की सर जी तो चर्चा कर ली हमने। 11 वर्ण हमारे हो गए जिनको हम आसानी से जान चुके हैं। ओके, अब बात आती है अगले वर्णों की। अगले वर्ण हमारे कौन होंगे? अभी हम 2 वर्णों को छोड़ चुके, गिने तो वो भी कुल स्वरों में जाते हैं। 2 वर्ण हमारे कौन से? एक वर्ण आता है हमारा अंग और एक वर्ण हमारा आता है आहा। एक वर्ण आता है अंग, एक वर्ण आता है अंग और एक वर्ण आता है आहा। आहा का उच्चारण स्थान सर जी कंठ है तो इसी का भाई है, कंठ है। किंतु अगर अंग की बात करें, नहीं, गलती मत करिएगा भाई,
ये अंग का उच्चारण स्थान कंठ नहीं हो सकता है। अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? अंग का उच्चारण स्थान नासिक होता है। क्या होता है? नासिक। अंग का उच्चारण स्थान नाक से होता है। कहाँ से? इस पर हमारे जो नासिका होती है इस पर बल पड़ता है। अंग कह करके देखिएगा, नाकों पर दबाव पड़ता है, नाक पर दबाव पड़ता है, इसीलिए इनको नासिक या नासिक कहा जाता है। नासिक कहा जाता है। जान चुके हैं उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हो गए हमारे? ये हो गए। एक कंठ हो गया, एक तालु हो गया, एक ओष्ठ हो गया, एक मूर्धा हो गया, एक कंठ तालव्य हो गया, एक कंठोष्ठ हो गया, एक आपका क्या हो गया? एक आपका नासिक हो गया। एक आपका क्या हो गया? एक आपका नासिक हो गया। अब आइए बात करते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं अपने छठे टॉपिक पर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? छठा कौन सा है? इस पर भी बात कर लेते हैं भाई। अगला हमारा छठा कौन सा है? अगला हमारा छठा है जाति के आधार पर स्वर के भेद। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर स्वर के भेद। जाति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 2। जाति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक आपका आता है, एक आता है आपका सजातीय। कौन सा आता है? एक आता है आपका सजातीय स्वर समूह। कौन सा आता है? एक आता है आपका सजातीय स्वर समूह। और दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आपका आता है विजातीय स्वर समूह। कौन सा आता है? विजातीय स्वर समूह। इनको अब कहेंगे आप सर जी स्वर समूह क्यों कहा? बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक। स्वर समूह सजातीय। जैसे आपके गांव में एक लड़का है, एक लड़का आपने ले लिया, अब वो किस जाति का है? सजाति कहोगे उस लड़के को कि विजाति कहोगे? जब तक आप दो लोगों की तुलना नहीं कराओगे, जब तक आप दो लोगों की तुलना नहीं कराओगे तब तक आप सजाति विजाति कैसे कह सकते हो? आपने अपने गांव का कोई एक लड़का लिया, एक लड़का, कोई एक लड़का, अब उसकी जब तक तुलना या तो खुद से या तो किसी अन्य व्यक्ति की जाति से नहीं कराओगे तब तक क्या उन्हें आप बता सकते हो कि कौन सा सजाति है कौन विजाति है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बता सकते। सजाति और विजाति का मतलब है कम से कम 2 लोग, और अगर 2 लोग होंगे तो वो समूह की बात करेंगे। तो सजाति स्वर समूह इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जाति का आधार तब हम अपना सकते हैं जब हमारे पास कम से कम 2 लोग हो। अब बात आती है कि सर जी सजाति स्वर समूह में कौन कौन से? क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं बनता कि कौन सा सजाति स्वर समूह है कौन सा विजाति स्वर समूह है। बात आती है वो 2 वर्ड दे देते हैं और लिख देते हैं, बताओ इनमें से कौन सा है जो सजाति स्वर समूह का उदाहरण नहीं है। जैसे उन्होंने एक वर्ड दे दिया आ और इसके साथ में ये दे दिया, एक दे दिया आपका ई, इसके साथ में ऊ दे दिया, एक दे दिया आ, इसमें दे दिया आपका, एक दे दिया आ, इसमें दे दिया आपका ओ, एक दे दिया आपका औ और इसके साथ में आपका दे दिया, इसके साथ में आपका दे दिया औ के साथ में आपका दीर्घ ऊ दे दिया। और उन्होंने क्वेश्चन बना दिया, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय स्वर समूह का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा सजातीय स्वर समूह का उदाहरण है? तो आप बताएंगे सजातीय स्वर समूह देखेंगे, इसकी जाति तो अलग है, इसकी माँ तो अलग है, इसकी माँ तो तालु है, इसकी माँ तो ओष्ठ है, ये तो तालु और ओष्ठ से, इसकी माँ तो कंठ है, इसकी माँ तो कंठ और ओष्ठ है, इसकी माँ तो कंठ और ओष्ठ है, इसकी माँ तो ओष्ठ है, नहीं, इसकी माँ क्या है? इसकी माँ कंठ है, इसकी माँ क्या है? कंठ, और इसकी भी माँ क्या है? कंठ। इन दोनों की माँ एक ही है, यानी ये एक ही जाति के हैं। सजातीय स्वर समूह का मतलब क्या है? जिनके एक ही जाति हो। तो आइए हम जान लेते हैं कौन कौन से सजाती में आते हैं। तो हमारा आ और आ सजाती में हमारा आता है आ और आ, सजाती में आता है हमारा ई और ई, सजाती में हमारा आता है ऊ और ऊ, ये हमारे सजाती में आते हैं। अगर विजाति की बात करें, विजातीय स्वर समूह में कोई भी हो सकता है। आ के साथ आप ऊ को रख सकते हैं, आ के साथ आप ई को रख सकते हैं, आ के साथ
आ के साथ आप ओ को रख सकते हैं, ई के साथ आप ओ को रख सकते हैं। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब विजातीय स्वर समूह के उदाहरण हैं। तो जाति के आधार पर दो प्रकार के, सजातीय स्वर समूह और विजातीय स्वर समूह। सजातीय स्वर समूह वे होते हैं जो अलग अलग जाति, एक ही जाति के होते हैं, और विजातीय स्वर समूह होते हैं वो जो अलग अलग जाति के हैं। इसीलिए इससे पहले मैंने आपको कंठ उच्चारण के आधार पर पढ़ा दिया। अगर आपको ये नहीं पता होता कि ये कंठ से उच्चरित होता है, ये नहीं पता होता कि ये कंठ से उच्चरित होता है, तो आप कैसे बता पाते ये सजाती हैं? सजाती होने के लिए, उनकी जाति पता होने के लिए पहले उनका उच्चारण स्थान आपको पता ही होना चाहिए। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि सजातीय स्वर समूह में कौन आता है। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं अगले अपने टॉपिक पे, और अगला टॉपिक हमारा जो है वो सातवां। अगला जो वर्गीकरण है वो हमारा सातवां है। और सातवां किसके आधार पर? अनुनासिकता के आधार पर। किसके आधार पर? सातवां जो है वो है हमारा अनुनासिकता के आधार पर। किसके आधार पर? अनुनासिकता के, या फिर कहीं कहीं हमें मिल जाता है मुंह से निकलने वाली प्राणवायु के आधार पर। किसके आधार पर? मुंह से निकलने वाली। ये हमारा सातवां पॉइंट है, ये हमारा सातवां वर्गीकरण है, अनुनासिकता, या हम कह सकते हैं मुंह से निकलने वाली प्राणवायु के आधार पर। किसके आधार पर? मुंह से निकलने वाली प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर स्वर के भेद। प्राणवायु के आधार पर स्वर के भेद। ये कितने प्रकार के होते हैं? इसके आधार पर हमारे प्रकार कितने होते हैं? इसके आधार पर हमारे प्रकार होते हैं 3। अब आपका जवाब आएगा कि सर 3 कौन कौन से होते हैं? प्राणवायु के आधार पर 3 भेद कौन कौन से होते हैं? जिनमें हमारा एक नाम आता है, जिनमें हमारा पहला नाम आता है अनुनासिक। क्या आता है? जिनमें हमारा पहला आता है अनुस्वार। क्या आता है? अनुस्वार। कौन सा आता है? अनुस्वार। दूसरा कौन सा आता है? एक आता है अनुस्वार, एक आता है आपका अनुनासिक, एक आता है आपका अनुनासिक। कौन सा आता है? एक आता है आपका अनुनासिक, और एक तीसरा आता है आपका कौन सा? निरानुनासिक। कौन सा आता है? निरानुनासिक। कौन सा आता है? अनुनासिकता या मुंह से निकलने वाली प्राणवायु के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? मुख्य रूप से 3। अनुस्वार कौन सा होता है? अनुस्वार वह भेद होता है जिसमें प्राणवायु किससे निकलती है? प्राणवायु केवल नाक से। किससे निकलती है? केवल नाक से निकलती है। प्राणवायु कहाँ से निकलती है? प्राणवायु केवल नाक से निकलती है। कौन सा? जितने भी वर्ण होंगे जिन पर ये अंग लगा होगा, जिस पर हमारा ये अनुस्वार लगा होगा, जैसे उदाहरण में आता है हमारा अंगूर। क्या आता है? अंगूर। उदाहरण में आता है रंगून। उदाहरण में आता है रंगून। जैसे उदाहरण में आता है रंक। उदाहरण में आता है रंक। अनुस्वार वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में प्राणवायु केवल कहाँ से निकलती है? प्राणवायु केवल नाक से निकलती है। नाक से। वे सभी वर्ण होते हैं जिनके ऊपर ये हमारा अनुस्वार लगा होता है। कौन सा? जिनके ऊपर ये हमारा अनुस्वार लगा होता है। चंद्र बिंदु की बात नहीं चल रही है, बात अनुस्वार की चल रही है। अनुनासिक कौन सा होता है? अनुनासिक वह होता है जिनके उच्चारण में प्राणवायु नाक व मुंह दोनों से निकलती है। जिसके उच्चारण में प्राणवायु नाक व मुंह दोनों से निकलती है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अनुनासिक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुस्वार का विलोम क्या होता है? अनुस्वार का विलोम होता है अनुनासिक। अनुस्वार का विलोम क्या होता है? अनुनासिक।
जिसमें वे सभी वर्ण जिनमें चंद्र बिंदु लगा होता है, वे सभी वर्ण जिनमें क्या लगा होता है, जिनमें हमारा चंद्र बिंदु लगा होता है, वे हमारे कैसे वर्ण कहलाते हैं, वे वर्ण हमारे अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है जैसे चांद, जैसे आँख, जैसे चांद, जैसे आँख, ये वर्ण हैं, ये हमारे अनुनासिक। अब बात आती है निरानुनासिक किसे कहते हैं। अब बात आती है निरानुनासिक किसे कहते हैं। निरानुनासिक वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में प्राणवायु केवल मुंह से निकलती है। कहाँ से? केवल मुंह से निकलती है, उनको निरानुनासिक कहते हैं। जिन पर ना तो अनुस्वार लगा हो और ना ही अनुनासिक लगा हो, ना तो अनुस्वार लगा हो और ना ही अनुनासिक लगा हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे निरानुनासिक कहलाते हैं। सभी हमारे जो भी सभी स्वर देखने को मिलते हैं, सभी 11 स्वर, कौन से? सभी 11 स्वर जो भी देखने को मिलते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत गिने जाएंगे? ये सभी हमारे निरानुनासिक के अंतर्गत गिने जाएंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में प्राणवायु हमारी केवल मुंह से निकलती है। आप देख सकते हैं जैसे आ, जैसे ई, प्राणवायु कहाँ से निकलती है? प्राणवायु केवल मुंह से निकलती है। अगला हमारा आता है जिसे हम, आपको मालूम है एक और आता है जिसको हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर जी विसर्ग के बारे में तो बताया ही नहीं आपने, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तो प्यारे साथियों, इसका उच्चारण भी मुंह से ही होता है। आप उच्चारण करके देख लीजिएगा, आह आहा आहा आहा, आप आहा का उच्चारण करिएगा और मुंह के आगे हाथ लगाओ, देखो प्राणवायु केवल मुंह से निकल रही है कि नहीं निकल रही है। आहा, इसका भी, ये भी किसके अंतर्गत गिना जाएगा? निरानुनासिक। लेकिन इसका अपना एक स्पेशल नाम है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको विसर्ग। किसके नाम से? जिसके पीछे 2 ये बिंदु रखे होते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे विसर्ग के नाम से जानते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को देखिएगा और बने रहिएगा आप इसी भरोसे के मंच के साथ। अगर आपने गोल्डन फ्यूचर चुना है तो आपने एक भरोसे का मंच सुना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप जो भी कंटेंट पाएंगे आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, और आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। सीधा प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, यहाँ से आपको सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे जब भी आप कोई वनडे एग्जाम देंगे। और बने रहिएगा इसी के साथ, और मिलते हैं इसके बाद हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।